सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के 5th पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत 2020 का पेपर हल करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 2021 का पेपर हल कर लिया है और 2017 का पेपर, 2016 का भी पेपर हल करवा दिया मैंने, 2018 का पेपर, 2019 का पेपर सब आपको देखने को मिल जाएंगे। 2021 का ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ मैं इससे पहले ही। तो आज हम 2020 का भी पेपर देखेंगे। तो इस तरीके से आप देखो कि 2016 से लेकर के अब तक के सारे पेपर आपको सॉल्व मिल जाएंगे इस चैनल पर। और हर विषय के इसी तरीके से 6 साल के पेपर आपको साल में मिलेंगे इस चैनल पर, क्योंकि दोस्तों हर एक विषय की वीडियोस हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाई है। सारे विषयों की मास्टर क्लास बनाई है जिसमें आपको एक ही वीडियो में पूरे के पूरे सिलेबस को आप पढ़ लोगे अच्छे से। तो आपको सारे के सारे मास्टर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लास की लिंक देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। ये सभी 1 नंबर के होंगे, आपको ये पता ही है, और ये पूरा पेपर आपका 50 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 2021 के पेपर में। आपने देखा था कि तराइन का युद्ध केवल पूछा था और उसमें 2 ऑप्शन दिए थे। देखिए यहाँ पर क्लियरली पूछा है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, जलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, मिसिसिपी, नील या फिर हुआंगहो? तो राइट आंसर है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है पोपा, विशुवियस, फ्यूजियामा या स्ट्रोम्बोली? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द स्ट्रोम्बोली। क्वेश्चन नंबर 5 है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, या अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, या अनुच्छेद 6 से लेकर के 12 तक, या फिर 16 से लेकर के 18 तक? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बा, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निजामुद्दीन आलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, या फिर ख्वाजा सलीम चिश्ती की? तो अजमेर में किसकी दरगाह है जहां पर लोग जाते हैं? दोस्तों राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैंक ड्राफ्ट है साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा या परिवर्तनशील मुद्रा? राइट आंसर दोस्तों है साख मुद्रा। क्या है? साख मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था वह किया था 1025-26 में। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025-26 ईस्वी। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है। अकबर, शेरशाह, शेख अफगान या फिर नादिर शाह? राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक महान को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? हम सभी को पता है किसकी अधिक मात्रा है, तो नाइट्रोजन की 78%। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट या ग्रेनाइट? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द ग्रेनाइट। यह रूपांतरित चट्टानों का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर या फिर लाहौर? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर आ, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अश्व एक अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है, गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, या फिर ध्रुवीय धारा? राइट आंसर है महासागरीय धारा है ये गल्फ स्ट्रीम। तो इस तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चन आपने खत्म कर लिए। अब हम अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों यहाँ से देखिए अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। इस तरीके से दोस्तों लिखा जाएगा इसको। ठीक है, बृहद्रथ। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है देवगढ़ में। कहाँ स्थित है? देवगढ़ में।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर केवल आंसर आपको इस तरीके से लिखना था, क्योंकि 1 नंबर के आंसर है, आपको पता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी 1 नंबर के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म दोस्तों हुआ था वाराणसी में संवत 1398 में। यहाँ पर संवत मैं बोल रही हूँ, सन नहीं बोल रही हूँ, याद रखिएगा, संवत 1398 में। ठीक है, यहाँ पर संवत दोस्तों मैं बोल रही हूँ, इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग, सन नहीं बोल रही हूं मैं, क्योंकि जो संवत होता है वो सन से आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चट्टाने कितने प्रकार की होती है? दोस्तों चट्टाने होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय, इस तरीके से आपको लिखना था, पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित। रूपांतरित चट्टाने, इस तरीके से यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर को मनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो हरित क्रांति खेती करने के तरीकों में सुधार करने तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। यानी कि जब हम खेती करने के तरीकों में सुधार करेंगे तो फसल क्या होगी? और अच्छी होगी, फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, फसल हमें ज्यादा प्राप्त होगी, और यही हरित क्रांति का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, ज्वार भाटा कब आता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम ज्वार भाटा के विषय में समझेंगे कि ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया होती है जिसमें सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र का जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने की क्रिया को हम ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने की प्रक्रिया को हम भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के समय सागर तल में आने वाले परिवर्तन को हम नियमित रूप से माप सकते हैं। अतः तट पर इसी के अनुसार विशेष सावधानी से जल की संभावित ऊंचाई की रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इनका तटवासियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष महत्व होता है। तो याद रखिएगा कि यह दिन में 2 बार होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि कब आता है, तो दिन में 2 बार आता है। याद रखिएगा, होता क्यों है? यह सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र का जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। तो याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों जीवमंडल की परिभाषा क्या होगी? जीवमंडल देखिए, पृथ्वी का वह भाग जिसमें वर्तमान में जीवों का आवास है, जैवमंडल कहलाता है। तो जैवमंडल के अंतर्गत संपूर्ण वनस्पति जगत यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हमको दिखाई देते हैं सब आते हैं। इसके अलावा प्राणी जगत यानी कि मनुष्य, जितने भी जानवर हैं सब आते हैं। जीवाणु, विषाणु, परपोषी जीव, ये सब आते हैं और इन सब के घर भी आते हैं। तो सब जीवमंडल के अंतर्गत दोस्तों याद रखिएगा कि ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जीवमंडल की परिभाषा, जहां पर स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं वहां सभी प्रकार की वनस्पतियों, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि का जन्म होता है और यह जीवमंडल या जैवमंडल कहलाता है। इसी में सारे जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो हम सभी को पता है सेल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आग्नेय सेल, औषधि सेल और रूपांतरित सेल। यही चट्टानों का भी आंसर यही है और सेल का भी आंसर यही है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्याताप क्या है या सूर्यातप क्या है? दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों जो सूर्य की किरण होती है, सूर्य की किरण का वह भाग जो पृथ्वी को प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? सूर्यताप कहलाता है या सूर्याताप कहलाता है। इसके अलावा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सूर्याताप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। सबसे आसान जो मैंने आपको पहले बताया कि सूर्य की किरण का वह भाग जो पृथ्वी को प्राप्त होता है सूर्यातप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो है यह 1336 से लेकर के 1646 तक था और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी।
इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक नाम क्या था? कर्नाटक साम्राज्य। चूंकि ये 1 नंबर में पूछा, इसमें आपको बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? नागरिकता के विषय में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक बताया गया है नागरिकता के विषय में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। दोस्तों, खिलजी वंश के 2 शासक थे, जलालुद्दीन खिलजी तथा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, अस्थाई पौने किसे कहते हैं? तो यह पौने क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती हैं। इन पौनों का विकास अस्थाई वायुदाब पेटियों में उच्च वायुदाब से लेकर के निम्न वायुदाब तक की दिशा में होता है। इन्हें हम आधारभूत पौने भी कहते हैं। दोस्तों, तो याद रखिएगा, इन्हें हम आधारभूत पौनों के अलावा इन्हें हम ग्रहीय पौने भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अब लघुत्तरी क्वेश्चंस को यहाँ से हम देखेंगे। चलिए देखते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31 से, आग्नेय शैलों की विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों, हमें आग्नेय शैलों की विशेषताएं बतानी है। तो आग्नेय शैलों में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कि जो आग्नेय शैलें होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो आग्नेय चट्टानें क्या होती है, आग्नेय शैलें क्या होती है? आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से लिया जाता है, जिसका अर्थ है आग। अतः ये ऐसी शैल या चट्टानें हैं जिनके निर्माण में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। और रासायनिक संरचना के आधार पर जो आग्नेय चट्टानें, आग्नेय शैलें होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। अम्लीय चट्टानें, क्षारीय चट्टानें। बस आपको सिर्फ इतना ही लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। देखिए, भारतीय संविधान का पालन तथा उनके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर व सम्मान करना, राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को जिन उच्च आदर्शों से प्रेरणा मिली थी उन्हें हृदयंगम करना तथा उनका अनुसरण करना। फिर है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को परिपुष्ट करना और उसकी रक्षा करना। फिर है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। फिर है भारत के सभी लोगों में सरसता और सम्मान मातृत्व की ऐसी भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। टोटल कितने हैं? 10 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। 2020 में देखिए पूछा ही है, 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन करिए। या इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए सुझाव दीजिए। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। 2019 में भी पूछा है, 20 में भी यही क्वेश्चन सेम पूछा है। चलिए देखते हैं सुझाव किस प्रकार से हम दे सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम संक्षेप में बता भी सकते हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्रों के उद्यमन का प्रबंधन एवं उन पर नियंत्रण रखना, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि में निर्यात में वृद्धि करना। इसके अलावा औद्योगिक प्रदूषण को कम करना। अब देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में उच्चतर दर पर खपत के आधार पर वृद्धि देश के समग्र आर्थिक विकास का एक निर्धारक है। इस संबंध में भारत सरकार ने भारतीय उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने और विश्व के बाजार में इसकी उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए समय समय पर औद्योगिक नीतियां जारी की हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा देखिए, सौर मंडल का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। 2016 में, 2021 में, 2020 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है। पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है। हम सभी को पता है कि हमारे पृथ्वी पर जो ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। पृथ्वी पर दिन रात का क्रम निम्न प्रकार चलता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां दिन, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं पड़ता है वहां पर रात होती है। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर 24 घंटों में दिन रात का चक्र पूरा हो जाता है, और यही हमारे मानव जीवन पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपक्षय क्या होता है? ऋतु द्वारा तथा पौधों की जड़ों के फैलाव के कारण शैलों के टूटने फूटने की क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। इस प्रकार की खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन अपने मूल स्थानों पर ही होता है। दोस्तों, सिंपल सी बात है कि कोई भी चट्टान या पहाड़ टूट करके गिर रहा है तो वो उसके पास में ही उसका मलबा गिरेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? अपक्षय का मतलब होता है कि जो नुकसान हुआ पहाड़ से वो नीचे आकर के उसी वस्तु के आसपास इकट्ठा है, मतलब उसी वस्तु के पास ही इकट्ठा होता है।
यानी कि मूल स्थान पर ही होता है, यहाँ से कहीं और नहीं जाता है। तो चट्टानों के विघटन में मुख्य रूप से मौसम या ऋतुओं के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा, हिम आदि मौसम के मुख्य तत्व हैं। इन्हें ऋतु अपक्षयकारी शक्तियां भी कहते हैं। धरातल में पड़ी हुई चट्टानें जैसे ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं, वैसे ही उनका अपक्षय होने लगता है। प्रत्येक चट्टान में किसी न किसी खनिज का अंश रहता है जो रासायनिक परिवर्तन में सहायक होता है। अब देखिए अपरदन क्या होता है। तो अपक्षय के साथ साथ बाह्य अनाच्छादकारी शक्तियां धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती हैं। यह क्रिया अपरदन चक्र कहलाती है। अब यहाँ पर जो भी मलबा इकट्ठा हुआ है, ये अपक्षय हो गया। लेकिन अब इस मलबे को तूफान के माध्यम से, आंधी के माध्यम से या किसी प्रकार से बाढ़ के माध्यम से अगर ये मलबा बह करके कहीं और चला गया तो यही क्या हो गया, अपरदन हो गया। ठीक है, बस यही चीज आपको समझनी है। और ये पानी के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, समुद्री लहरों के माध्यम से, वायु यानी कि हवा के माध्यम से, भूमिगत जल आदि तल संतुलन के प्रमुख कारक है। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चीजें पहुंच जाती हैं या मलबा पहुंच जाता है। तो तल संतुलन की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, निम्नीकरण और उच्चयन या अधिवृद्धिकरण। तो अपरदन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को घिसकर, काटकर अथवा खुरचकर उनको अपने मूल स्थान से हटा दिया जाता है। इससे स्थान धीरे धीरे नीचे होते जाते हैं। यह प्रक्रिया निम्नीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लास में पढ़ाया, किस तरीके से सियाल, सीमा और निफे तीन परतें होती हैं, भूपर्पटी होती है, और किस तरीके से ये परतें आपस में किस तरीके से ये अलग होती हैं, और कहां पर कौन से गैस की मात्रा होती है। बहुत ही विस्तार से अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया। प्लीज आप लोग क्लास की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उस क्लास को आप जाकर के देख लीजिएगा। सारे के सारी क्लासेस को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, गुप्त काल की विशेषताएं बताइए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सामाजिक अध्ययन विषय के अलावा सारे के सारे विषयों के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, सारे विषयों की मास्टर क्लास की भी लिंक मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, गुप्त काल की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, योग्य सम्राट, सबसे पहली विशेषता क्या है कि गुप्त काल में जो भी सम्राट हुए वो बहुत ही योग्य थे, यानी कि वो सम्राट बनने के लायक थे। अब देखिए, गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में तथा पतन 505 ईस्वी के लगभग हुआ। इस मध्य काल में गुप्त वंश में एक के बाद एक अत्यंत योग्य, पराक्रमी, साम्राज्यवादी व दूरदर्शी शासकों ने अपने कुशल नेतृत्व तथा गुप्त युग को स्वर्ण युग बनाने में सहयोग दिया। गुप्त काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं, याद रखिएगा। गुप्त शासकों में यद्यपि देश की संपूर्ण शक्ति निहित थी, किंतु उन्होंने उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। शक्तिशाली होते हुए भी गुप्त शासकों ने स्वेच्छाधारी व निरंकुश बनने का प्रयत्न कभी नहीं किया। फाह्यान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त शासक सदैव प्रजा के हित के कार्यों में संलग्न रहते थे तथा उनका शासन न्यायपूर्ण व कल्याणकारी होता था। अब इसके बाद देखिए, इसके अलावा और क्या थी विशेषता इनकी। विदेशी शासन की समाप्ति, गुप्त शासक साम्राज्यवादी नीति के समर्थक तथा भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। गुप्त काल के प्रारंभ में अनेक स्थानों पर कुषाणों की कुछ शाखाएं व शक राज्य कर रहे थे। शक विशेषता अत्यंत शक्तिशाली थे। शक की क्या विशेषता थी कि ये अत्यंत शक्तिशाली थे। भारत की स्वतंत्रता की रक्षा व राजनीतिक एकता की स्थापना करने के लिए आवश्यक था कि इनका उन्मूलन किया जाए। यानी कि जो शक थे, इनका उन्मूलन किस प्रकार हुआ, गुप्त शासकों के माध्यम से हुआ। अतः गुप्त शासकों ने विदेशी राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त किया व उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में विलीन करके भारत से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका था। अब देखिए, कुशल प्रशासन भी करते थे ये। तो गुप्त शासकों ने कुशल प्रशासन से देश में शांति की स्थापना की थी। इस कुशल प्रशासन के परिणाम स्वरूप जनता आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सकी, क्योंकि शांति व सुव्यवस्था के वातावरण में व्यापार का तेजी से विकास हुआ। गुप्तकालीन सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की पुष्टि जूनागढ़ अभिलेख से होता है। इस लेख के अनुसार उस समय कोई दुखी, दरिद्र, व्यसनी, कठोर दंड से पीड़ित अथवा राजकीय नियंत्रणों से कष्ट युक्त नहीं था। चीनी यात्री फायान ने भी गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भारतवर्ष के लोग सुखी व समृद्ध हैं, वे न्यायालयों के बंधन से मुक्त हैं, उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है। फायान ने कहा भी है कि गुप्त काल में कभी भी चोरी डकैती का भय नहीं होता था। फिर देखिए, नैतिकता, गुप्तकालीन शासकों द्वारा प्रजा के नैतिक विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में नैतिकता व धर्मपरायणता की भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। गुप्तकालीन लोग सदाचारी, शिष्ट, सत्यवादी, सात्विक, ईमानदार, उदार व
अतिथि का सत्कार करने वाले थे। फायान ने लिखा है कि लोग प्याज, लहसुन, मांस व मदिरा का प्रयोग नहीं करते थे। जनता में धर्म सहिष्णुता की भावना थी। जनसाधारण छल कपट से दूर था। तो इसीलिए हम गुप्त काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वायुमंडल की संरचना को स्पष्ट कीजिए या वायुमंडल के संगठन व इसकी संरचना को सविस्तार समझाइए। चलिए देखते हैं। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। वायु अनेक प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है, परंतु इसमें 99% भाग दो प्रमुख गैसों का है। इनमें से एक है नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। शेष 1% में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सम्मिलित होते। तो सबसे अधिक मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन गैस की है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ऑक्सीजन गैस के बिना हम सांस नहीं ले सकते, अतः यह जीवनदायिनी मानी गई है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। पेड़ पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। हरे पौधे इसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण हेतु करते हैं और जैविक पदार्थों कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प सूर्य की लघु तरंगों प्रवेशी सौरिक विकिरण तरंगों को अंदर आने देती हैं, परंतु इससे उत्पन्न पृथ्वी से होने वाले पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों को बाहर नहीं जाने देती और इस प्रकार यह पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान बनाए रखने में सहायता करती है। वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त जो जलवाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं, इनकी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। नमक तथा धूल के कण जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है। बादल, वर्षा, कोहरा इन्हीं के कारण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने वायुमंडल की संरचना को देख लिया। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। देखिए, मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन किस प्रकार से है? इसके उद्देश्यों में देखिए, भारत में पूंजी निर्माण की दर बहुत ही नीची है। पूंजी निर्माण के लिए 3 स्वतंत्र परिवर्तनशील तत्व आवश्यक है: बचत, वित्तीय क्रियाशीलता और विनियोग। दूसरा, आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्त प्रबंधन करना और कीमत स्थिरता कायम रखना चाहिए। फिर है आर्थिक असमानताओं को कम करना। आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होती है, यह एक बड़ी समस्या है। अतः मौद्रिक नीति में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि कम आय वाले व्यक्तियों को सस्ती दरों में ऋण प्राप्त हो सके। इसके बाद है ऋण प्रबंधन। तो भारत में मौद्रिक नीति का एक बहुत बड़ा कार्य सार्वजनिक ऋण प्रबंधन का है या ऋण प्रबंधन करना है। सार्वजनिक ऋण की व्यय लागत को न्यूनतम बनाना है। केंद्रीय बैंक सरकारी बांडों के क्रय विक्रय तथा सार्वजनिक ऋण के ढांचे तथा संरचना में समय समय पर परिवर्तन करने का दायित्व लेता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मंगोल आक्रमण एवं उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो प्रारंभ में मंगोलों के आक्रमण लूटने के उद्देश्य से होते थे, यानी कि वो लूटपाट करने आए थे। लेकिन मंगोल साम्राज्य के विभाजन और विघटन के बाद उनकी लूटने की इच्छा शासन करने की इच्छा में तब्दील हो गई। गयासुद्दीन बलबन को मंगोलों से युद्ध का काफी अनुभव था। इसने ईरान के इन खानों के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। चंगेज खां की तरह बलबन ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वंश को ईरान के अफार मियाब विख्यात वीरों से जोड़ दिया। सम्मी अमीरों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए उसके उच्च परिवारों के सदस्यों को उन विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जो अपने अपने कार्यों में निपुण और सुल्तान के प्रति वफादार थे। उसने निष्पक्ष न्याय पर जोर दिया तथा दरबार के नियमों और कार्रवाई करने के लिए एक मानदंड भी निर्धारित किया था। अपने सैनिकों को चुस्त रखने के लिए वह शिकार अभियानों पर जाता था। अपने योग्य अफसरों के अंतर्गत घुड़सवारों और प्यादों को रखकर सेना का पुनर्गठन किया। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए व्यापारिक मार्गों को डाकुओं से मुक्त कराया। मजबूत किलेबंदी और नियमित और सही सूचना के प्रवाह को बनाए रखने के लिए खुफिया सिपाहियों को नियुक्त किया था। अपनी सेना में मंगोल सैनिकों और अफसरों को शामिल किया था। खिलजी और तुगलक सुल्तानों ने भारतीय समाज के सभी तत्वों को धर्म और जाति से उठाकर उनकी योग्यता और सुल्तान के प्रति वफादारी के आधार पर राज्य का अंग बनाया। इल्तुतमिश से मोहम्मद तुगलक तक इन सभी शासकों में मंगोलों से संघर्ष करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। मंगोलों से युद्ध में विजय प्राप्त करने से स्थिति सुरक्षित हुई और उन्हें उच्चतर स्थिति में पहुंचाया। जफर खां जैसे अमीरों की लगातार विजयों ने अलाउद्दीन खिलजी को उससे अपना प्रतिस्पर्धी मानने को बाध्य कर दिया और उसने उसे मार डालने की योजनाएं भी बनाई, मगर वह मंगोलों से युद्ध करते हुए ही मारा गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से भारत में ये लोग लूटने के उससे आए थे, उद्देश्य से, लेकिन इन्होंने फिर सोचा कि हम भारत पे आकर के राज करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने इसको भी पूरा देख लिया। यहाँ पर ये बहुत लंबा चौड़ा, इतना बड़ा आप लिख नहीं सकते हो एग्जाम में, क्योंकि 4-5 पेज हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको और पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर देखिए इतना लंबा चौड़ा ये दिया हुआ है।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया होगा और पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे के सारे विषयों के मास्टर क्लास की वीडियो, सारे के सारे विषयों की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सारे के सारे वीडियोस को नहीं देखा है मास्टर क्लास की, तो मास्टर क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और आप चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।